या तो लास्ट हमने इसके अंदर उदय कोटा कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन देखे थे। यही रिकमेंडेशन थे कि एमडी और सीईओ की पोस्ट अलग अलग रखो, कम से कम 6 डायरेक्टर रखो जिसमें हाफ इंडिपेंडेंट हो, यानी हाफ बाहर से आए हो, और कम से कम एक विमेन को जरूर रखो डायरेक्टर के तौर पर। नरेश चंद्र कमेटी, नारायण मूर्ति कमेटी भी इसके ऊपर बनी थी। एनीवे, फिर हमने देखा था सीएसआर। आप समझते हैं कि सीएसआर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। यूपीएससी ने 2024 के प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा था। गॉट इट? तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? ठीक। तो देखो, सबसे पहले इश्यूज की बात करें तो नॉन कंप्लायंसेस करने में पेनाल्टीज नहीं लगाई जाती। ये मतलब वॉलंटरी एक तरीके का, कि भाई करते हो ठीक है, कर दो गाइडलाइन से, लेकिन अगर आपने नहीं करा इसको तो इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। समझ रहे हो? एटलीस्ट रिटर्न में तो नहीं है, ओके, लॉ में तो नहीं है। इन जनरल हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको सुना दे या थोड़ा सा उसके ऊपर फाइन वाइन लगा दे, लेकिन ये रिटर्न में नहीं, पेनाल्टीज नहीं लगाती। गॉट इट? सेकंड है, देखो ये एक तरह का इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं वो। सीएसआर का मतलब है कि समाज का भला करोगे आप, ऑलराइट। लेकिन कंपनियों ने क्या कर लिया है, कंपनियों ने फायदा निकाल लिया है कि वो इसमें और मार्केटिंग करके और पैसे बना लेते हैं। नहीं समझे? मैं बताता हूं, जैसे डेटॉल का एग्जांपल लेता हूं। आप डेटॉल क्या करता है, इसने कुछ विलेजेस को गोद लिया हुआ है। गॉट इट? सीएसआर के नाम पर कि कुछ विलेजेस है, वहां के बच्चों को ये एजुकेशन देंगे, एटलीस्ट स्कूल एजुकेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये पूरे कैंपेन में, पूरे आंदोलन में क्या करते हैं, ये अपनी डेटॉल की, अपने साबुन के, अपने प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, उस स्कूल के वॉलपेपर पे, उस स्कूल में जगह जगह पे जो वॉल बने हुए हैं वहां पर डेटॉल की प्रोडक्ट्स के ऐड लगे हुए हैं, राइट? तो ये सारी बातें अच्छा नहीं दिखाती है, मार्केटिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन सीएसआर मार्केटिंग के लिए थोड़ी है, राइट? ये तो आप एक तरह से मार्केटिंग ही कर रहे हो अपनी, कि और मतलब लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने पर लगे हुए हो, राइट? तो ये थोड़ा सा एथिकली सही नहीं है। इन जनरल देखा जाए तो ठीक है, गांव वालों का भी भला हो रहा है, बच्चों का भी भला हो रहा है, और डेटॉल कंपनी का भी भला हो रहा है, लेकिन एथिक्स के हिसाब से आप पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हो। गॉट? कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं ना जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कंपनियां तो हर फील्ड में हो सकता है ना, एजुकेशन में हो सकता है, राइट? प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी हो सकती है, पेपर बनाने वाली कंपनी हो सकती है, राइट? तो यूजुअली ऐसी कंपनियां जो वेलफेयर में काम करती है ऑलरेडी, जैसे एजुकेशन वेलफेयर के अंदर आता है, तो ज्यादातर यही कंपनियां एक्टिव है सीएसआर के अंदर। बाकी कंपनियों को मतलब जैसे कुछ पता ही नहीं है क्या होता है, राइट? नेक्स्ट है लिमिटेड रीजन। लिमिटेड रीजन का मतलब है कि सीएसआर कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा है, बाकी जगहों पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कुछ एरिया होते हैं ना, जैसे अभी मैं बात करूं दिल्ली का, जैसे आप देखो, मतलब दिल्ली के पास में एनसीटी में आता है नोएडा, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया है, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। गॉट? तो इस एरिया में ज्यादातर कंपनियां देखने को मिलेंगी, और अगर इन्हें सीएसआर करना हो तो ये बिहार के किसी दूर के गांव में जाकर थोड़ी ना करेंगे, ये नोएडा और गुड़गांव में ही जाके करेंगे। भाई ऑलरेडी वहां पे 50 कंपनियां वो तो कर ही रही है ना, तो तुम ऐसी जगह पर जाओ जहां पर कम एक्सेस है लोगों की। तो ये प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है। अभी नोएडा की कंपनी बिहार या बंगाल के दूर गांव में जाके क्यों करेगी वेलफेयर या फिर सीएसआर का काम? उनको सीएसआर करके दिखाना है, आसपासी लोगों को दिखा दिया, समझ गए? केवल 30% कंपनियां हैं जो फाइल कर रही हैं सीएसआर। ओके, कोऑर्डिनेशन इसका कुछ होता नहीं है, मतलब लोग शुरू कर देते हैं कि चलो एजुकेशन में प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं करते। 3 महीने 6 महीने बाद, 1 साल बाद वापस से जाकर देखना है कि काम आपने जो शुरू किया था चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने बिजनेस में लगे, अपने प्रॉफिट में लगे हुए। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक ही जगह पे 3-4 कंपनियों ने समाज सेवा कर रखा है, एक ही जगह पर, एक ही लोगों के साथ में, राइट? कई लोग ये सोचते हैं कि देखो ऑलरेडी हम टैक्स तो दे ही रहे हैं ना, तो अलग से 2% का क्यों खर्च करें। सही बात है, उनका भी सोचना सही है। वो ये कह रहे हैं कि देखो ऑलरेडी आपने हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया है, ऑलरेडी हम आपको टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, पर्सनल टैक्स भी दे रहे हैं, कंपनी का टैक्स भी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, सर्विस टैक्स भी दे रहे हैं। अब इसके बाद फिर से अलग से 2% का सीएसआर और करें, तो भाई सरकार किस लिए, गवर्नमेंट किस लिए, हमने सरकार बनाया किस लिए?
आज सब बिजनेसमैन कहते हैं, राइट। लेकिन सरकार का कहना है कि भाई ठीक है, लेकिन आप करोड़ों, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए कमा रहे हो टर्नओवर में, तो उसका 2% खर्च कर ही दोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा? थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। समझ गए? तो इतनी सी बात थी, CSR में एक्सप्लेन करना था, राइट। अब इसे रट्टा नहीं मारना है। आप देखो, क्योंकि बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप क्या करते? वही बता दो बस, राइट। कुछ आया समझ में आपको? ऑल राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तक हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी बातें पढ़ी हैं। अब समझते हैं कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आखिर क्यों क्यों जरूरी है ये। चेंजिंग ऑनरशिप स्ट्रक्चर। आज के टाइम पे कंपनियों का ऑनरशिप बदल रहा है। अब एक मालिक नहीं होता पुरानी की तरह कि एक लाला जी हैं, एक दुकानदार हैं और वही मालिक बन के घूम रहे हैं। आज के टाइम पे स्टार्टअप कल्चर है, मल्टी कंपनीज है, कई कई लोग, कई कई शेयर होल्डर्स एक बार मिल के कंपनी शुरू करते हैं। 10 लोग, 50 लोग एक बार मिल के एक कंपनी शुरू करते हैं। गॉट इट? तो एथिक्स के बिना कैसे काम करेंगे ये, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एथिक्स अगर होगी तभी ये लोग समाज के बारे में सोचेंगे, समाज की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। एथिक्स नहीं होगी तो समाज के बारे में कौन सोचेगा? ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम्स। बहुत सारे स्कैम्स बढ़े हैं, देखने को मिले हैं। बहुत सारी कंपनियां सेल कंपनीज होती हैं। सेल कंपनी जाने के पेपर के ऊपर सिंपली कंपनी बना रखा है, अकेले वो कंपनी है ही नहीं। समझ गए? तो ये सारी चीजें भी सही नहीं। इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। अब कंपनी में अलग अलग लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, राइट। किसी ने 50 करोड़ लगाया है, किसी ने 2 करोड़ लगाया। तो कल को ये लोग आपस में लड़ेंगे नहीं क्या? बिल्कुल लड़ेंगे। तो अगर एथिक्स होगी, वहां पर एथिकल वैल्यूज को लोग फॉलो कर रहे हैं, तब लड़ाई कम होगी। होगी तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, ये पूरी दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं और भारत पूरी दुनिया में जा रहा है, राइट। टेक ओवर्स एंड मर्जर्स। टेक ओवर का मतलब है कि एक बड़ी कंपनी दूसरा कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, ऑलराइट। जैसे मैं बता दूं, फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को कैप्चर कर लिया। इंस्टाग्राम अलग कंपनी थी, लेकिन फेसबुक ने देखा कि भाई कॉम्पिटिटर कल को हो सकता है, तो फेसबुक ने जाकर इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया पूरा। व्हाट्सएप को पूरा खरीद लिया। जैसे भी हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और इसका नाम कर दिया एक्स। चलो, मर्जर क्या होता है? जब दो तीन कंपनियां एक दूसरे से मिल जाती हैं, जैसे बैंकों का मर्जर होता है। सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सारी कंपनियों का शेयर्स को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। तो उसके लिए भी एथिक्स के बिना काम करना संभव नहीं। गॉट इट? तो ये सारे वो पॉइंट है जो हमें महत्व बताते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स क्या होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनी स्कैम करके निकल जाती है ना। कोई गलत प्रोडक्ट बेच देती है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का आपने नाम सुना होगा। चेन सिस्टम जिसे बोलते हैं कि भाई आप जुड़ो और फिर आप अगले 2 बंदों को जोड़ो, फिर उनको बोले कि वो आगे 2 लोगों को और जोड़ेंगे, राइट। तो ये सारे फ्रॉड हो रहे थे। इन फ्रॉड से बचने के लिए अपने को ये सारे काम करने पड़ेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस, आप जानते हो विजय माल्या को, सप्तम फ्रॉड किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या ने कितना बड़ा स्कैम किया, 900 करोड़ लेके भाग गया इंडिया से। 900 करोड़, समझ रहे हो? एक और था नीरव मोदी। नीरव मोदी वो कितना लेके गया था? 13,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का लेके भागा हुआ है। 13,000 करोड़ रुपीज। कैन यू इमेजिन? कितनी बड़ी अमाउंट है ये। इतना किसी कई कंट्रियों का इतना जीडीपी नहीं होता है जितना ये अकेले लेके भागा हुआ है भाई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के महत्व हमने समझ लिया। आप समझते हैं इसकी नीड को। नीड वही है जो अभी ऊपर बताया था। जरूरत भी तो वही होगी ना जो महत्व होगी। ऑनरशिप बदल रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर ऑफ स्कैम बढ़ रहे हैं, गॉट इट। वेस्टेज वगैरह हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट जैसी चीजों को कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शेयर होल्डर्स के लड़ाइयों को रोकता है। ग्लोबलाइजेशन, मर्जर टेक ओवर और ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। नए नए ब्रांड लॉन्च किए जा रहे हैं, अलग अलग नाम से नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं लोग। वक्त एक कंपनी कई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, समझ गए? तो ऑफकोर्स वहां पे भी आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना एथिक्स का। चलिए, आपके लिए यहाँ पे पूरे चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है। एक सॉल्व एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके लिए, गॉट इट। सवाल क्या है देखते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? आखिर क्या है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस? यही पढ़ रहे हैं 2 दिन से, आई होप आंसर दे दोगे। व्हाट आर द वीकनेसेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया? भारत के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, गॉट इट, क्या वीकनेसेस
देखने को मिल रही है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें आप CSR से लेकर के मिस मैनेजमेंट, मर्जर, स्कैम, सारी चीजें बता दो। ट्राई करो रिसेंट एग्जांपल ऐड करने की, नीरव मोदी के एग्जांपल, विजय माल्या के एग्जांपल ऐड करो। अभी अभी देखो जियो ने क्या किया, अब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की 6 महीने से शादी करवा रहे हैं, वो खर्चा हुआ होगा अरबों रुपए, अब वो कहां से वसूल रहा है? भारत की आम जनता से, राइट। एग्जाम्पल ये 239 का रिचार्ज कर दिया उसने, 60 रुपए बढ़ा के 299 का। अब जियो ने बढ़ाया तो एयरटेल वाले ने भी बढ़ा दिया, वोडाफोन वाले ने भी बढ़ा दिया। अल्टीमेटली खर्चा किसके ऊपर जाके बर्डन बना? भारत के आम जनता के ऊपर, मेरे और आप जैसे लोगों के ऊपर। खैर हम तो काफी लकी हैं, काफी ब्लेस्ड हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो बेचारे बेघर हैं, जॉबलेस हैं, राइट, वो कहां से सर्वाइव करेंगे? तो ये सारे एग्जाम्पल लिखो ना। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकली बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आखिर नीतियों के ऊपर चलने वाली, नैतिकता के ऊपर चलने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये टॉपिक तो अभी ऊपर डिस्कस किया था, राइट। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर बॉडी के अंदर जो इश्यूज पूछे गए उनका आंसर दो। कंक्लूजन में आप फ्यूचरिस्टिक 2-3 बातें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, राइट। अच्छा, आंसर राइटिंग के ऊपर एक सीरीज में लॉन्च कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर ओपन है, सबके लिए है वो। तो होपफुली मंडे से लॉन्च हो जाएगी। तो वो एक वीडियो डेली का है जिसमें क्वेश्चन भी होगा, आंसर कैसे लिख सकते हो वो भी मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। ओके, 15-20 मिनट का एक वीडियो होगा, वो आप डेली देखना। वो 100 डेज चैलेंज में लॉन्च कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग 100 डेज चैलेंज। गॉट इट? एवरी डे वी विल सॉल्व 1 क्वेश्चन लाइव, राइट। तो उससे आपका आंसर राइटिंग का सारा डर निकल जाएगा। फाइन। अब आप बताओ, लाखों रुपए देने के बाद भी आपको ऐसी कोचिंग मिलती है क्या? राइट। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे, अब थोड़ा सा फोकस करो, सो दैट पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। ये आंसर सॉल्व है, एक बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने से पहले ट्राई करो खुद आंसर देने की, क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया। आंसर लिखने के बाद आप चाहो तो ये मॉडल आंसर पढ़ सकते हो। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है।